हेलो एवरीवन, मैं दीक्षित कुमार आज फिर आपके साथ केमिस्ट्री हिंदी मीडियम का एक वीडियो लेकर आया हूँ। लास्ट विलियन चैप्टर चल रहा था हिंदी मीडियम में हमारा, जिसके अंदर हमने हेनरी का नियम और राउली के नियम की बात करी थी। राउली के नियम में हमने बात करी थी कि किसी भी विलियन के ऊपर लगने वाला वाष्प दाब उस विलियन के अवयवी घटों के मूल अंश के समानुपाती होता है। ये हम बात कर चुके थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि राउले के नियम में हमारे पास दो स्थितियां बनती है। केस फर्स्ट हमने देखा था कि यदि आपके पास विलायक तथा विलेय दोनों अगर घुलनशील अवस्था में हो तो क्या होगा, वाष्पशील हो तो क्या होगा। अब दूसरा केस ले रहे हैं हम, केस सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर राउले के नियम का केस सेकेंड हम पढ़ेंगे। केस सेकेंड में आपको क्या करना है, तो आप क्या करोगे, आप लोगे विलायक, विलायक में क्या मिलाएंगे, विलेय, विलायक में विलेय को मिलाकर हम क्या बनाएंगे, विलियन। ध्यान रखें, हम क्या लेंगे, एक विलायक लेंगे, विलायक में विलेय मिलाएंगे और विलेय मिलाने के बाद हम उसका बना देंगे विलियन। विलायक आपने लिया है, मान लीजिए ए, मैं आपको पहले समझा चुका हूं। विलेय आपने लिया है बी और विलियन आपने बना दिया है ए बी। ठीक, अब केस सेकंड में क्या होगा, केस फर्स्ट आपने पढ़ा था कि आपका विलायक भी कैसा होगा, वाष्पशील, विलेय भी आपका कैसा होगा, वाष्पशील। तो आपका विलियन के अंदर ए का वाष्प दाब क्या होगा, बी का वाष्प दाब क्या होगा, ये राउले के नियम में बताया था। लेकिन मैं अभी कह रहा हूं कि आपका विलायक है कैसा, वाष्पशील, मतलब ये क्या बनाएगा, वाष्प बनाएगा आसानी से। और विलेय कैसा होगा, अब विलेय जो आप ले रहे हो वो होगा अवाष्पशील। ध्यान दें, अब आपका कंडीशन चेंज होगी, विलायक आपके पास है वाष्पशील, विलेय आपके पास हो गया अवाष्पशील। मतलब विलेय आपके पास कैसा है, अवाष्पशील। अब आप लोग ध्यान से समझना, अब मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास मैं एक बार केस फर्स्ट आपको रिवाइज कर देता हूं, केस फर्स्ट समझना। ठीक है, केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, फिर मैं आपको उसी में केस सेकंड समझा दूंगा। मान लीजिए आपने लिया विलेय ए, विलायक ए, विलेय बी और विलियन ए बी बना उससे, ये आपका क्या हो गया, वाष्पशील। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वाष्पशील। केस फर्स्ट में क्या था, दोनों वाष्पशील थे, ये भी वाष्पशील था और ये भी वाष्पशील था। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, विलियन। अब ध्यान से समझना, ये वाष्पशील है तो क्या होगा, इससे क्या बनेगी, वाष्प, वो वाष्प क्या लगाएगा, वाष्प दाब। तो ए का वाष्प दाब क्या आ गया था यहाँ पर, पी नॉट ए, और इसके आपको वाष्प सतह पर आपको क्या मिलेंगे, सारे कण ए की मिलेंगे पृष्ठ सतह पर। यहाँ पर ये बी है, ये भी वाष्प बना रहा है, तो वो वाष्प क्या लगेगी, वाष्प दाब। तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, और इसकी सतह पर आपको सारे कण किसके मिलेंगे, बी के। अब ध्यान से सुनना, यहाँ विलियन बना, अब ये इस विलियन की सतह पर आपको कुछ कण ए के मिलेंगे और कुछ कण बी के मिलेंगे। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर ए का वाष्प दाब अभी भी पी नॉट ए होगा क्या, नहीं। हमारी कंडीशन हमने पढ़ी थी पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए, मतलब यहाँ पर वाष्प दाब अधिक है क्योंकि ए की वाष्प अधिक है। यहाँ पर ए की वाष्प कम हो जाएगी तो ए का वाष्प दाब तो हम मान लेते हैं क्या, पी ए, और बी का वाष्प दाब मान लेते हैं पी बी। अब आपको कोई पूछे कि इस विलियन का वाष्प दाब पी टोटल कितना होगा, तो हमने बताया था डाल्टन के आंशिक दाब नियम से Pt इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये हमने पढ़ा था राउले का नियम फर्स्ट। अब यहाँ पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये एज इट इज रहेगा। लेकिन अब हमने जो विलेय ले लिया है वो कैसा ले लिया है, अवाष्पशील। क्या ले लिया, अवाष्पशील। अब समझना, ये वाष्पशील था, वाष्प बनी, वाष्प दाब लगा कितना, पी नॉट है। अब ये अवाष्पशील है, अवाष्पशील है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वाष्प बनेगी ही नहीं, और वाष्प नहीं बनेगी तो किसी भी प्रकार का कोई भी वाष्प दाब यहाँ पर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर ये जो विलियन बना, उस विलियन के अंदर क्या होगा, ए की तो वाष्प दाब है पी ए, लेकिन पी बी की कोई वाष्प दाब नहीं है, पी बी की कोई वाष्प दाब नहीं है। तो मुझे बताइए इस विलियन का वाष्प दाब क्या होगा। तो राउले का द्वितीय नियम ये कहता है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलियन का वाष्प दाब विलेय के वाष्प दाब के बराबर होगा। बराबर मतलब पी डायरेक्ट, अब चुना, यहां से मैं बता देता हूं क्या होगा।
उदाहरण के लिए समझना, अब अपन इसको आगे मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, ठीक है। अब हम यहाँ पर राउले के नियम को एप्लीकेबल करेंगे। क्या था राउले? तो राउले के नियम से, राउले के नियम से पी ए आपका क्या हो जाएगा? पी ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए। यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे? एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, पी नॉट ए एक्स है समीकरण नंबर 1। यहां पर एक स्टेटमेंट आपको मैंने नोट्स में लिखवा रखा है। क्या लिखवाया है? हम जानते हैं कि विलायक में मिलाया गया विलेय अवाष्पशील है, अतः इसकी किसी भी प्रकार की वाष्प नहीं बनेगी, वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प दाब नहीं बनेगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि विलेय बी का वाष्प दाब नगण्य होगा। नगण्य मतलब जिसकी गिनती नहीं होगी। तो अब यहाँ पर पीबी कुछ है नहीं, ठीक है, पीबी नहीं है। हम क्या करेंगे आगे? अब डाल्टन के आंशिक दाब नियम से, डाल्टन के आंशिक दाब नियम से आपको कोई पूछे विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? तो विलयन का वाष्प दाब Pa प्लस Pb, लेकिन ऊपर कथन के अनुसार मैं आपको समझा चुका हूं कि Pb एक अवाष्पशील विलेय है, इसका वाष्प दाब कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? विलयन का दाब जो है वो Pa के बराबर हो जाएगा। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। ध्यान से समझिए। अब Pa का मान आपके पास है समीकरण 1 से, उस मान को ले आके आप समीकरण 2 में रख दीजिए। अब हम क्या बताएंगे? समीकरण 1 व 2 से क्या किया आपने? P becomes equal to P नॉट ए एक्स है समीकरण नंबर 3। ये आ गई क्या आपकी समीकरण नंबर 3। लेकिन यहां तक आपका काम खत्म नहीं होता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे वाष्प दाब या राउले के नियम में जो परिवर्तन हुआ वो किसके कारण हुआ? अवाष्पशील विलेय की वजह से। और विलेय का चिन्ह क्या है? बी। क्या आपको कहीं पर भी यहाँ पर बी का कोई जिक्र हो रहा है? नहीं। मतलब आपको इस समीकरण में विलेय को लाना है। कहां से ला सकते हो? तो आपने एक नियम पढ़ रखा है मोल अंश में, जानते हो ना? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। इसको मैं बता चुका हूं, अगर नहीं आया हो समझ में आप फर्स्ट वीडियो में जाइए। मोल अंश मैंने आपको टॉपिक पढ़ा रखा है, उसके अंदर ये कहां से आया इसको मैंने अच्छे से समझा रखा है। आप वहां से इसको वापस एक बार देख सकते हैं। मुझे एक्स बी को लाना है यहाँ, तो मैं एक्स ए का मान बना दूं यहाँ। तो एक्स ए क्या बनेगा मेरा? एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, समीकरण नंबर 4। अब इस एक्स ए के मान को समीकरण 4 से समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा? समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या होगा? इसका मान यहां रख दिया आपने, P इज इक्वल टू P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, ये आपने मान रख दिया। अब क्या करोगे आप? P नॉट ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी। ये आया। इस माइनस को इधर ले आइए, इस P को इधर ले आइए। पक्षांतर करने पर क्या किया हमने? पक्षांतर करने पर हमने क्या कर दिया? पक्षांतर। तो क्या आ जाएगा? P नॉट ए एक्स बी बिकम्स इक्वल टू P नॉट ए माइनस P। ध्यान से समझे आपको समझना। P नॉट ए क्या था आपका? समझा रहा हूं मैं। P नॉट ए क्या था? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और P किसके इक्वल था? याद कीजिए, P किसके इक्वल था? Pa के। और Pa क्या है? विलयन में विलायक का वाष्प दाब। तो ये पहले इतना था, बाद में कितना हो गया? Pa, P नॉट ए माइनस Pa। ये क्या है? ये क्या है? वाष्प दाब में अवनमन। ये आपकी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसको हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो ये जो अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। तो ये आपका क्या आ गया? वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है। अब आप क्या करोगे? यहां से xb का मान निकाल लीजिए। तो xb क्या आ जाएगा आपके पास? xb इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस P डिवाइड बाय P नॉट ए। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। संबंध में आप इसकी तुलना कर रहे हो, तो ये आ जाएगा आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम कहते हैं पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप यहां क्या बता सकते हो? जहां xb बराबर विलेय का
मोल अंश, एक्स बी क्या है, विलय का मोल अंश, ठीक है। पी नॉट ए क्या है, विलय का वाष्प दाब, ठीक है। पी क्या है, विलयन का वाष्प दाब, पी क्या हो गया, विलयन का वाष्प दाब। तो ये था हमारे पास अगला टॉपिक के सेकेंड, जिसमें हमने क्या किया, शुद्ध विलायक लिया, वाष्पशील हमने लिया था, शुद्ध विलय जो था अवाष्पशील, उनको मिला के विलयन बनाया। तो उसके लिए राउले का नियम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो हमने कुल राउले के नियम के दो रूप देखे, पहला रूप वाष्पशील विलायक प्लस वाष्पशील विलय, दूसरा रूप हमने देखा विलायक तो वाष्पशील होगा लेकिन विलय हमारा कैसा हो गया था, अवाष्पशील। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके आप देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स की जरूरत है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप करिए कि सर प्लीज सेंड मी नोट्स, तो मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे नोट्स भेज दूंगा और आप उस नोट से इस वीडियो लेक्चर को कंपैरिजन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो चीज मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो पूरी की पूरे नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो नोट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मैसेज करें, साथ ही डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर प्लीज प्रोवाइड अस नोट्स। हम हमारा अब अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं, वो है, सुनेंगे ध्यान से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम बात करें तो अगला टॉपिक आ रहा है कि राउले के नियमानुसार विलयन दो प्रकार के होते हैं। अगला क्या है हमारा, राउले ने क्या किया था, राउले के नियमानुसार, राउले के नियमानुसार विलयन दो प्रकार के होते हैं। राउले के नियमानुसार विलयन कितने प्रकार के होते हैं, दो, ध्यान से समझना। राउले ने क्या किया था, अपने नियम में दो प्रकार के विलयनों की बात करी थी। उसने जो सबसे पहला विलयन दिया था वो कौन सा था, आदर्श विलयन। वो कौन सा था, आदर्श विलयन। और दूसरा कौन सा आता है, अनादर्श विलयन। दूसरा कौन सा आता है, अनादर्श विलयन। ध्यान से समझेंगे, एक है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राउले के नियमानुसार विलयन दो प्रकार के थे, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। अब राउले ने किसको आदर्श कहा, किसको अनादर्श कहा, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के हिसाब से आपका ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा प्रश्न आता है, राउले के नियम को परिभाषित कीजिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आता है कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। या आप कह सकते हैं आदर्श विलयन के दो उदाहरण बताइए, अनादर्श विलयन के दो उदाहरण बताइए, सीधा प्रश्न आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदर्श विलयन की। सबसे पहले हम बात करेंगे आदर्श विलयन, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, हम आदर्श विलयन किसको कहते हैं। सबसे पहले समझना, आदर्श शब्द अगर हम किसी को देना चाहें, स्टूडेंट किसी को हम आदर्श क्यों कहें, तो आपने जो सोचा है अगर वो सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करता है तो वो आदर्श है। मतलब ये कि राउले ने किसी विलयन को आदर्श कहा है तो वो तभी आदर्श हो सकता है जब वह विलयन राउले के नियम को सिद्ध करता हो, ठीक है। तो सबसे पहला वह विलयन, आदर्श विलयन किसे कहेंगे, वह विलयन जो राउले के नियम का, वह विलयन जो राउले के नियम का पूर्णतया पालन करे। सबसे पहला पॉइंट, आदर्श विलयन किसे कहेंगे हम, जो राउले के नियम का पूर्णतया पालन करे। राउले के नियम को याद कीजिए, आपने क्या कहा था राउले का नियम, तो हमने ग्राफ बनाया था राउले के नियम के लिए। यहाँ था आपका प्रेशर P नॉट है, यहाँ पर आपका x is equal to 1, x is equal to 0, x is equal to 0, तो x is equal to 1, तो x is equal to 0। यहाँ पर आपका था क्या, P नॉट, ये लाइन आपकी बता रही थी क्या, ये लाइन आपकी क्या बता रही थी, P नॉट A is equal to P A x A, और ये लाइन हमारी क्या बता रही है, P B is equal to P नॉट B x B, और ये लाइन हमारी आ रही थी P T is equal to P A plus P B। तो राउले के नियम के लिए ये ग्राफ हमने बताया था। मतलब ऐसा विलयन जो इस ग्राफ में बराबर बैठ रहा है, मतलब अगर मैं पी ए कैलकुलेट करना चाहूँ तो यही आ रहा है, पी बी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इससे बराबर आ रहा है, और पी टी कैलकुलेट करूँ तो ये आ रहा है। अगर ये ग्राफ में कोई विलयन मेरा बराबर सेट हो रहा है, मतलब वो मेरा क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन। पहली चीज जो समझने लायक थी वो ये थी कि वह विलयन तो राउले के नियम का पालन करे,
ठीक। दूसरा है P थ्योरेटिकल इज इक्वल टू P सिद्धांतिक और P प्रेक्षित, ये दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब ये कि मान लीजिए राउले के नियम से आपने वाष्प दाब निकाला, क्या निकाला वाष्प दाब P A इक्वल क्या निकाला था P नॉट A x A, P भी क्या निकाला था P नॉट B x B। और अगर आपको पूछा जाए कि P क्या होगा तो P आपने क्या किया था P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। इस तरीके से ये जो निकाला वो क्या है P सिद्धांतिक, ये क्या है P सिद्धांतिक। अब P प्रेक्षित क्या है, सिद्धांतिक तो इतना है लेकिन आपने उसको किसी मीटर की सहायता से कैलकुलेट किया वास्तव में कितना है, तो आपने इस तरीके से जो निकाला वो और वास्तव में उस विलयन के ऊपर जो वाष्प दाब है अगर वो दोनों बराबर आ रहे हैं तो आपका विलयन क्या कहलाएगा आदर्श विलयन। तो अगला केस था P सिद्धांतिक P प्रेक्षित के बराबर होना चाहिए तो आपका विलयन क्या कहलाएगा आदर्श विलयन। तो ये P सिद्धांतिक और P प्रेक्षित, तो कुल यहाँ पर हमारा 2 पॉइंट हो गए जिसके बारे में हमने बात की। तो पहला जो राउले के नियम का पालन करना चाहिए, दूसरा P सिद्धांतिक P प्रेक्षित के बराबर होना चाहिए, तीसरा पॉइंट क्या तो डेल V बराबर 0, मतलब आयतन में बदलाव जो है वो 0 होना चाहिए, आयतन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि मान लीजिए आपने एक विलायक लिया है A और ये लिया है 5 ml, उसमें आपने डाल दिया एक विलेय जो आपने लिया है 5 ml और उससे बना विलयन का आयतन अगर आपको 10 ml मिल रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि आपका जो विलयन है वो कैसा है आदर्श विलयन। तो डेल V बराबर क्या होगा, याद कीजिए डेल V क्या होगा, तो डेल V बराबर विलयन का आयतन माइनस विलेय प्लस विलायक का आयतन, विलेय प्लस विलायक का आयतन। तो डेल V बराबर देखो विलयन का आयतन कितना हो गया 10 ml माइनस विलेय का कितना 5 प्लस विलायक का कितना 5, ठीक है। तो क्या आ गया 10 माइनस 10 बराबर डेल V क्या हो गया 0। तो हमारी तीसरी कंडीशन भी प्रूव होगी। मतलब पहला कि राउले का नियम पालन होना चाहिए, P सिद्धांतिक P प्रेक्षित के बराबर होना चाहिए और तीसरा आयतन में जो बदलाव है वो 0 होना चाहिए, मतलब आयतन में किसी प्रकार से बढ़ोतरी या कमी नहीं होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट अभी तक हमने देख लिए हैं। अब अगला पॉइंट जो हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि आपका जो विलायक के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, मतलब ये कि विलायक A के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल तथा विलेय B के मध्य लगने वाले अणुओं का आकर्षण बल विलयन A B के मध्य लगने वाला आकर्षण बल समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, ठीक है। वापस बोल रहा हूं मैं, समझना। विलायक A के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, विलेय B के मध्य लगने वाला आकर्षण बल और विलयन AB के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। मतलब ये समझ लीजिए कि ये आपका विलयन है A, इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है BB के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वही आकर्षण बल AB के बीच में भी लगना चाहिए। मतलब इन तीनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल एक समान होना चाहिए, ना तो वो ज्यादा होना चाहिए ना ही वो कम होना चाहिए। यहीं से अब आपका अगला पॉइंट, ये चौथा पॉइंट था, चौथा पॉइंट सबको समझ में आ जाना चाहिए AA BB और AB क्या होता है। अगला जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चौथे पॉइंट से समझ में आएगा वो है डेल H बराबर 0, मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होगा। अब ये पॉइंट इससे समझ में आएगा, देखिए AA प्लस BB क्या बना दिया आपने AB बनाया, AA BB क्या बना दिया AB। अब समझना इसको, AA के मध्य लगने वाला आकर्षण बल BB के मध्य लगने वाला आकर्षण बल और AB के मध्य लगने वाला आकर्षण बल समान है। चौथा पॉइंट हमने पढ़ रखा है, तो वो आदर्श विलयन है। अब मैं ये कह रहा हूं कि AB बनेगा कब, तो AB को बनाने के लिए मुझे ये बंध दोनों तोड़ने पड़ेंगे और ये नया बंध बनना चाहिए। तो ये बंध जो टूटेगा उसको मैं कहूंगा बंध वियोजन एंथैल्पी, इसको मैं क्या कहूंगा दोनों को बंध वियोजन एंथैल्पी। और यहाँ पर मेरी क्या होगी ऊर्जा मुक्त होगी, यहाँ पर क्या होगी ऊर्जा मुक्त। तो याद होना चाहिए जब हम ऊर्जा लगाते हैं तो साइन क्या आता है पॉजिटिव, और जब ऊर्जा मुक्त होती है तो साइन क्या आता है नेगेटिव। तो मान जितनी ऊर्जा यहाँ लग रही है उतनी ऊर्जा यहाँ भी लगेगी। तो मान लीजिए इस बॉन्ड को तोड़ने में आपकी ऊर्जा लगी कितनी 10 जूल,
कितनी लगी 10 जूल। इस बॉन्ड को भी तोड़ने में आपकी ऊर्जा कितनी लगी 10 जूल। ठीक है, तो इस बॉन्ड को बनने में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी 10 जूल। कितनी मुक्त होगी 10 जूल। तो देखिए यहाँ पर साइन क्या लगेगा प्लस का 10, यहाँ पर क्या लगेगा माइनस का 10। तो इसमें परिवर्तन कितना हुआ, टोटल ऊर्जा हमने लगाई कितनी 20 जूल, टोटल रिलीज कितनी हुई -10 जूल। तो डिफरेंस क्या है 20 माइनस 10, आंसर क्या किया 10 जूल। जबकि डेल एक्स कितना आ रहा है 0 आ रहा है, डेल एक्स कितना आ रहा है 0। तो आपका तो स्टेटमेंट यहाँ पर सही हुआ नहीं, लेकिन पता होना चाहिए इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा 2ab। तो 2ab करते हैं यहाँ पर एनर्जी कितनी हो जाएगी -20, प्लस का 20 और माइनस का 20, प्लस 20 और माइनस का 20, डिफरेंस क्या आ गया 0। क्या आ गया 0। इस प्रकार से यहाँ पर डेल एच का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये था आपका पांचवा पॉइंट जिसकी हमने बात करी। तो टोटल यहाँ पर हमने कितने पॉइंट देखे 5 पॉइंट। कितने पॉइंट देखे 5। राउले के नियम के अनुसार आदर्श विलयन के 5 पॉइंट। पहला पॉइंट कि आदर्श विलयन उसको कहेंगे जो राउले के नियम का पूर्णतया पालन करेगा। साथ ही पी सिद्धांत जो आपने राउले के नियम से निकाला है, और अगर आप उसको मीटर की सहायता से चेक करोगे तो वो दोनों दाब जो है वो बराबर आने चाहिए। आयतन में कमी कुछ भी नहीं होनी चाहिए, कमी या ज्यादा, डेल बी बराबर 0 होना चाहिए। विलायक ए, विलय बी तथा विलयन ए बी के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल समान होना चाहिए, तथा एंथैल्पी में परिवर्तन डेल एच का होना चाहिए 0। अगला हम बात करेंगे उदाहरण। किसकी बात करें उदाहरण। आदर्श विलयन के उदाहरण किसे कहेंगे, तो मैं आपको बता दूं आदर्श विलयन के उदाहरण आपको याद करने पड़ेंगे। आदर्श और अनादर्श दोनों के उदाहरण आपको याद करने के, इसको आप समझ नहीं सकते, थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, याद करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस में आ जाएगा, वैसे याद हो जाएगा। लेकिन एक ट्रिक आप याद रखते हैं कि समान क्रियात्मक समूह वाले विलयन होंगे। आदर्श विलयन क्या होंगे जिसमें क्रियात्मक समूह समान होंगे। उदाहरण के लिए जैसे सबसे पहला उदाहरण मैं जो आपको बता रहा हूं वो है बेंजीन प्लस टॉलुइन। सबसे पहला कौन सा है बेंजीन प्लस टॉलुइन। तो बेंजीन किसको कहते हैं C6H6। ठीक है, ये आपका क्या है बेंजीन, और इसके ऊपर जब मैं CH3 जोड़ दूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा टॉलुइन। क्या कहलाएगा टॉलुइन। तो सबसे पहला उदाहरण बेंजीन प्लस टॉलुइन। दूसरा उदाहरण मैं बता देता हूं आपको मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। दूसरा उदाहरण मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। इन दोनों में क्या है ऑल मतलब किसके अल्कोहल। इन दोनों का क्रियात्मक समूह भी क्या हो गया समान हो गया। अगला है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन ये दोनों भी समान हो गए एल्केन सीरीज के। किसके हैं एल्केन श्रेणी के। और चौथा मैं ले रहा हूं एल्किल क्लोराइड। चौथा मैं ले रहा हूं एल्किल क्लोराइड, और दूसरा ले रहा हूं मैं एल्किल ब्रोमाइड। दूसरा ले रहा हूं मैं एल्किल ब्रोमाइड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्लोराइड और ये ब्रोमाइड दोनों क्या है हेलोजन ग्रुप से, तो क्रियात्मक समूह समान हुआ हैलाइड। तो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड। तो ये 4 उदाहरण, कम से कम 2 उदाहरण आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये था आपका पहला टॉपिक जो था आदर्श विलयन। कौन सा था आदर्श विलयन। तो ये आपका राउले के नियमानुसार पहला विलयन कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा विलयन हम लेने जा रहे हैं वो है अनादर्श विलयन। अगला हम ले रहे हैं अनादर्श विलयन। अगला टॉपिक है हमारा अनादर्श विलयन। ध्यान से समझिए। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि केमिस्ट्री में एक चीज अगर आपको पता पड़ जाती है तो दूसरी चीज हमेशा उसकी क्या होगी अपोजिट। अगर वो आदर्श था तो ये मैंने नाम पहले ही बता दिया, ये कैसा हो गया अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन तो सीधी सी बात है, अगर आदर्श विलयन सही है तो अनादर्श विलयन उसका उल्टा होगा, अपोज होगा। तो आदर्श विलयन का पहला पॉइंट याद कीजिए। आदर्श विलयन का पहला पॉइंट हमने बताया था कि वह विलयन जो हर हमेशा राउले के नियम का जो है वो पालन करेगा। तो अनादर्श विलयन उसका उल्टा होगा, वह विलयन जो राउले के नियम का पालन नहीं करता है। वह विलयन जो राउले के नियम का पालन नहीं करता है। राउले के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, अब राउले के नियम का पालन नहीं करता है तो याद कीजिए राउले का नियम, एक बार ग्राफ बना देते हैं अपन राउले के नियम का। ये रहा पहला राउले के नियम का ग्राफ। ठीक है, तो
ये था आपका क्या यहाँ पर पी नॉट ए, ये लाइन क्या बता रही थी आपकी पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये क्या था आपका पी नॉट बी, तो ये लाइन आपकी क्या बता रही थी पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और ये वाली लाइन आपकी क्या बता रही थी पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अगर आपका विलयन ऐसा ग्राफ दे रहा है तो वो तो क्या कहला रहा था आदर्श विलयन, तो अनादर्श विलयन क्या कहेगा कि ऐसा ग्राफ तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, ऐसा ग्राफ नहीं मिलेगा, इसको अलावा मिल सकता है, तो इसके अलावा कितने ग्राफ मिल सकते हैं, दो ही कंडीशन बनती है इसके अलावा। पहली कंडीशन या तो ये लाइन ये ऊपर से होकर निकले, या दूसरी कंडीशन ये लाइन ये नीचे से होकर निकले। पहली कंडीशन क्या कि या तो ये लाइन ये ऊपर से होकर निकले, या तो ये लाइन ये नीचे से होकर निकले। इन दोनों केस में अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, अब समझ लो दो प्रकार के होते हैं। उससे पहले कंडीशन दूसरा पॉइंट अपन ने उसमें क्या बताया था? दूसरा पॉइंट हमने बताया था क्या कि P सिद्धांतिक जो है वो P प्रेक्षित के बराबर होता है। P सिद्धांतिक जो है वो P प्रेक्षित के बराबर होता है। यहाँ क्या हो जाएगा? P सिद्धांतिक P प्रेक्षित के बराबर नहीं होगा। अब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? फिर दो केस, या तो P सिद्धांतिक बड़ा होगा या P प्रेक्षित बड़ा होगा, दो ही केस बन रहे हैं। ठीक है, तीसरा केस हमने वहां देखा था क्या कि डेल V शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेल V शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चौथा पॉइंट वहां पर हमने बताया था AA और BB और AB के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बराबर होता है। तो यहाँ क्या होगा? इनके मध्य या तो बराबर होगा या ये ज्यादा आकर्षित होगा या ये ज्यादा आकर्षित होगा, दोनों में से एक केस हो सकता है। और पांचवा पॉइंट हमने देखा था डेल H इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल H विल नॉट 0। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? या तो डेल H 0 से ज्यादा होगा या डेल H 0 से कम होगा। तो टोटल यहाँ पर हर एक में हमने देखा कि दो केस बन रहे हैं, ज्यादा कम ज्यादा कम। तो इस आधार पर अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, और दूसरा है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं? पहला है धनात्मक विचलन और दूसरा है ऋणात्मक विचलन। आपको नहीं दिख रही होगी, एक बार तो इसको रिफिल कर देते हैं। दूसरा है ऋणात्मक विचलन, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। अब यहाँ पर क्या था? तो याद कीजिए, मैंने आपको केस बताया था क्या? P सिद्धांतिक और P ऑब्जर्व, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अब देखो बराबर नहीं होंगे तो दो केस हो सकता है, या तो P सिद्धांतिक ज्यादा होगा, P सिद्धांतिक मतलब तो आपने निकाला है वो ज्यादा है और वास्तविक जो है वो कम है, ये क्या कहलाता है? P प्रेक्षित, जो आप मीटर की सहायता से निकालते हैं। तो सही तो यही होगा ना, P प्रेक्षित आपने निकाला वो तो हो सकता है गलत हो। तो ये दो केस है, पर सिद्धांतिक हम किसके आधार पर निकाल रहे हैं? राउले के नियम अनुसार। ठीक, तो पहला केस जो धनात्मक विचलन में होगा वो क्या होगा? तो प्रेक्षित जो है वो ज्यादा होगा और आपने निकाला है वो कम होगा। मतलब क्या कि P प्रेक्षित ज्यादा होगा और P सिद्धांतिक कम होगा। P प्रेक्षित ज्यादा होगा और P सिद्धांतिक कम होगा। केस सेकंड, केस सेकंड क्या? तो आपका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर P सिद्धांतिक ज्यादा होगा और P प्रेक्षित कम होगा। अब यही से आपको मैं ये समझा देता हूं कि इसको धनात्मक विचलन और इसको ऋणात्मक विचलन क्यों कहा। तो समझिए, ये राउले के नियम अनुसार का ग्राफ, ये देखो राउले के नियम का ग्राफ तो आपको फटाफट बनाना आ जाना चाहिए। मैंने कितनी बार बनाया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका P नॉट A, ये क्या हो गया P नॉट B, ये आपकी लाइन क्या होगी PA इज इक्वल टू P नॉट A XA, ये क्या होगी PB इज इक्वल टू P नॉट B XB, और ये क्या हो गया P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो ध्यान से समझना, ये राउले के नियम अनुसार जो निकाल रहे हो वो कौन सा है आपका? P सिद्धांतिक। P सिद्धांतिक ये होना चाहिए, ये राउले के नियम ने बोला, लेकिन ये अनादर्श विलयन है, राउले के नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो या तो ये होगा, ये धनात्मक विचलन होगा, तो धनात्मक विचलन में क्या होगा? P प्रेक्षित ज्यादा आ रहा है, आपने ये वाली लाइन निकाली है,
कि यहां तक आना चाहिए वाष्प दाब, पर सैद्धांतिक कम है आपने निकाला वो, और प्रेक्षित मीटर से तो चेक किया वो ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा आ रहा है तो मुझे बताओ ये ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा? कहाँ जाएगा? ज्यादा आ रहा है तो सीधी सी बात है ज्यादा वैल्यू ऊपर की ओर मिलेगी, नीचे की ओर मिलेगी, ऊपर की ओर। ये ग्राफ आपका क्या कर जाएगा, राउले के नियम से विचलित कर जाएगा। और कहाँ विचलित किया? धनात्मक विचलन, ऊपर की ओर गया, तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं धनात्मक विचलन। ये लाइन भी ऊपर की ओर बढ़ जाएगी और ये लाइन भी ऊपर की ओर बढ़ जाएगी। आपकी टेक्स्ट बुक में इस ग्राफ को अच्छे से बना रखा है, नोट्स में भी ये ग्राफ है, आप वहां से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा, अब देखो ऋणात्मक विचलन क्यों कहा गया, तो ये वापस ग्राफ, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि P सैद्धांतिक ज्यादा है, आपने निकाला वो ऑलरेडी ज्यादा है, लेकिन P प्रेक्षित जो है वो कम है। क्या है? P प्रेक्षित कम है, तो वास्तविक में P प्रेक्षित कम है, तो कम है तो मुझे बताइए कि ग्राफ नीचे की ओर आएगा कि ऊपर की ओर जाएगा? तो नीचे की ओर जाएगा, तो ये लाइन भी नीचे की ओर आ जाएगी, ये लाइन भी नीचे की ओर जाएगी, ये लाइन भी नीचे की ओर जाएगी, तो ये ग्राफ कहां विचलित कर गया? नीचे की ओर। तो इसको हम कहेंगे ऋणात्मक विचलन और इसको हम कहेंगे धनात्मक विचलन। तो ये पहला पॉइंट कि P प्रेक्षित P सैद्धांतिक से ज्यादा आएगा तो धनात्मक विचलन, और अगर P सैद्धांतिक P प्रेक्षित से ज्यादा होगा तो ऋणात्मक विचलन। तो पहला पॉइंट सबको समझ आ चुका होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट पहले मैं बता देता हूं आपको यहाँ पर क्या, कि AB का अट्रैक्शन जो है, AA तथा BB के अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल AB से ज्यादा होगा। दूसरा, AA और BB के मध्य लगने वाला आकर्षण बल AB से ज्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ऋणात्मक विचलन में, ऋणात्मक विचलन में क्या होगा? AA और BB के मध्य लगने वाला आकर्षण बल AB से कम होगा, मतलब AB में आकर्षण बल अधिक होगा। कैसे? तो इस बात को आप समझना। उदाहरण ले लीजिए, आपने यहाँ पर लिया AA, यहाँ पर लिया BB और यहाँ पर मिल गया वो क्या? AB। तो ये तो अणु क्या है, बहुत ही ज्यादा पास पास आना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें आकर्षण बल कम है। मान लीजिए आपने दो अणु ऐसे ले लिए जो एक दूसरे के पास आना नहीं चाह रहे, जो एक दूसरे के पास आना नहीं चाह रहे, जो दूर जाना चाह रहे हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए, आपने एक तो लिया जल और एक ले लिया तेल, ठीक है, उन दोनों को मिला दिया, तो क्या वो दूसरे के पास आना चाहेंगे? रिपेल करेंगे। तो मतलब ये इसका उदाहरण है। यहाँ का उदाहरण इसको अच्छे से समझना कि मान लीजिए जो आपने विलायक ले रखा है A, एक विलेय ले रखा है B, ठीक है, तो यहाँ पर एक तो आपने ले लिया क्लोरोफॉर्म और एक आपने लिया है एसीटोन। क्या लिया है? मान लीजिए A आपने ले लिया क्या? क्लोरोफॉर्म। ये इसका उदाहरण भी है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। एक आपने क्या ले रखा है? एसीटोन। तो देखो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CHCl3। और एसीटेन का सूत्र क्या है? CH3CO CH3, एसीटोन है। अब मैं ये कह रहा हूं कि CH3 के दो अणुओं के मध्य, CHCl3 के दो अणु हैं, उनके मध्य कौन सा आकर्षण बल होगा? और CH3CO CH3 के दो अणु हैं, उनके मध्य कौन सा? तो इनके मध्य आकर्षण बल है वांडर वाल बल। कौन सा है? वांडर वाल, जो कि एक दुर्बल बल है। तो सीधी सी बात है, AA और BB के मध्य दुर्बल बल है। लेकिन जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाया, ध्यान से समझना, ये आपका Cl Cl Cl, ये क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब मैं ये कह रहा हूं, ये क्या हो गया आपका? एसीटोन। क्या हो गया? एसीटोन। ये क्या आ गया? एसीटोन। तो अब इन दोनों के मध्य कौन सा बॉन्ड बन गया? जैसे इन दोनों को मिला दिया विलेन बनाने के लिए, A और B को मिला दिया। जब A अलग था तो वांडर वाल बल था, जब B अलग था तो वांडर वाल बल था। A और B दोनों को मिला दिया तो ये A से आ गया CHCl3, B से आया एसीटोन। तो इनके मध्य कौन सा बॉन्ड बन गया? ये कहलाता है आपका हाइड्रोजन बंध। कौन सा कहलाता है? हाइड्रोजन बंध। याद कीजिए, तो मैंने आपको कहा था हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, जब ये इन दोनों की तुलना में ज्यादा है, तो ये AB के अंदर अंतराणु बल AA और BB की तुलना में अधिक होंगे, लेकिन यहाँ पर AA और BB के अधिक होंगे। तो ये दोनों बात हमने बता दी। अब यहाँ से आपको सारी चीजें आगे की पिक्चर आपको इसी पॉइंट से, इसलिए मैंने ये पॉइंट पहले बता दिया है। ये पॉइंट पहले क्यों बताया? क्योंकि आगे का पॉइंट अब इससे फटाफट समझ में आएगा। अब तीसरा पॉइंट अपन ये कह रहे हैं कि डेल V ग्रेटर देन 0। अब V का आयतन बढ़ जाएगा, V का आयतन बढ़ेगा तो 0 से ज्यादा मतलब कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। धनात्मक कैसे? तो सोचिए, आपने क्या लिया? यहाँ पर दो अणु है, ये ले लिया 5 ml, ठीक है, ये दो अणु है, ये भी आपने कितना ले लिया? 5 ml। लेकिन अब जैसे इन दोनों को इसके अंदर मिलाया
तो क्या होगा, ये दोनों अणु एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। तो थोड़ा सा सोचिए, यहाँ अणु पास से, ये अणु दूर भाग रहे हैं, तो आयतन बढ़ेगा या घटेगा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, क्या होगा। तो मान लीजिए ये आपको कितना मिल गया, 12 ml, कितना मिल गया, 12 ml। तो यहाँ का टोटल आयतन कितना था, 10 ml, ये कितना हो गया, 12 ml। तो टोटल कितना हो गया, 12 माइनस 10, तो प्लस का 2 आया। तो डेल वी 0 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, सोचिए, डेल वी 0 से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर आपका डेल वी इज ग्रेटर देन 0। अब समझना अगला पॉइंट, यहाँ डेल वी 0 से ज्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल वी लेस देन 0। अब डेल वी 0 से कम, ऐसा क्यों, तो देखिए मान लीजिए ये कितना है, आपने ए के अणु ले लिए, कितना हो गया ये विलियन, 5 ml, ठीक है। ये ले लिया बीबी के अणु, ये कितना आ गया, 5 ml, लेकिन इनके बीच में आकर्षण बल इतना ज्यादा नहीं है। जैसे इन दोनों को मिलाया तो प्रबल आकर्षण बल है, बहुत ज्यादा, अणु बहुत ज्यादा पास आ रहे हैं, तो आयतन बढ़ेगा या घटेगा, तो सीधी सी सोच लिया, अणु बहुत पास आ गए तो आयतन घट जाएगा। तो मान लीजिए ये आपको मिल गया 8 ml, तो ये टोटल कितना है, प्लस का 10 ml, ये विलियन कितना हो गया, 8 ml, कितना हो गया 8, तो विलियन 8, टोटल ये दोनों कितना हो गए 10, तो प्लस का 8 माइनस का 10, तो क्या गया, माइनस का 2। तो डेल वी हुआ ना 0 से कम, ऑब्वियसली डेल वी 0 से कम हो गया, क्योंकि माइनस 2 0 से छोटा होता है, तो ये डेल वी ग्रेटर देन 0, इसका डेल वी लेस देन 0। तीसरा पॉइंट, अब आपके सामने आ रहा है चौथा पॉइंट, डेल एच ग्रेटर देन 0, डेल एच ग्रेटर देन 0, डेल एच का मान 0 से ज्यादा होगा। सोचिए ए और बी के मध्य में क्या है, आकर्षण बल अधिक है, तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं यहाँ पर, ए प्लस बी क्या बन गया, 2ab बना, क्या बना, 2ab। तो ये आकर्षण बल अधिक है, तो इसको तोड़ने के लिए मान लीजिए आपको कितनी ऊर्जा लगानी पड़ी, 10 जूल। इसको तोड़ने के लिए भी आपको कितनी ऊर्जा लगानी पड़ी, 10 जूल। तो इनके बीच में आकर्षण अधिक था, इसलिए आपको ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ी, लेकिन तो ये दोनों तो पास आना ही नहीं चाह रहे, मैं यही बता चुका हूँ। ये क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं, तो ज्यादा पास नहीं आ रहे, फिर भी आप जबरदस्ती पास ला रहे हो, तो क्या ये इतनी ज्यादा ऊर्जा रिलीज करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो मान लीजिए एक अणु के निर्माण में ऊर्जा कितनी रिलीज हो रही है, 7 जूल रिलीज हो रही है, 7 जूल। तो 2 के निर्माण में कितनी हो जाएगी, 14 जूल। तो ऊर्जा मुक्त हो रही है माइनस का 14, और ऊर्जा लगू कितनी रही है, प्लस का 20 माइनस का 14, तो आंसर क्या आ गया, प्लस का 6। तो प्लस का 6 0 से ज्यादा होता है, तो डेल एच विल बी ग्रेटर देन 0, डेल एच का मान 0 से ज्यादा होगा। अगला देखिए, अगला पॉइंट आ रहा है आपके पास किस तरह, चौथा, डेल एच विल लेस देन 0, डेल एच का मान 0 से कम, मतलब नेगेटिव। कैसे, अब सोचिए यहाँ पर ए बी का प्रबल आकर्षण है, तो ए प्लस बी और इसने बना दिया क्या, 2ab। तो इसको तोड़ने के लिए मान लीजिए आपको ऊर्जा लगानी पड़ी मात्र 5 जूल, इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा आपको लगानी पड़ी मात्र 5 जूल, क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल ज्यादा नहीं है। अब सोच लीजिए कि ए बी प्रबल आकर्षण बल है, बहुत ज्यादा पास आना चाह रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा पास आना चाह रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा में ऊर्जा रिलीज करेंगे। तो मान लीजिए एक अणु जो है वो 8 जूल ऊर्जा रिलीज कर रहा है, कितनी कर रहा है, 8 जूल। तो दो अणु कितने करेंगे, 16 जूल, दो अणु कितने करेंगे, 16। तो प्लस का 5 तो प्लस का 10, और 2 कितने हो गए, माइनस का 16, तो माइनस का 16 प्लस का 10 कितना आ गया, माइनस का 6, माइनस 6 0 से कम होता है, तो डेल एच विल बी लेस देन 0। तो ये हमारा था चौथा पॉइंट, एक डेल एच विल ग्रेटर देन 0, एक डेल एच लेस देन 0। तो इस तरीके से हमारी बात हो गई इसकी धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तो ये तो बात होगी आपकी धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन में अंतर। और पांचवा पॉइंट आपको जो याद रखना है, जो आपको याद करने पड़ेंगे, वो है आपके क्या, उदाहरण। पांचवा पॉइंट क्या है, आपको याद रखने पड़ेंगे, क्या चीज, वो है इनके उदाहरण। उदाहरण आप सभी को याद रखने, सबसे पहला उदाहरण कौन सा, मेथेनॉल प्लस वाटर। पहला उदाहरण क्या, मेथेनॉल प्लस वाटर, CH3OH प्लस H2। दूसरा उदाहरण C2H5OH प्लस H2। दूसरा उदाहरण C2H5 प्लस H2। तीसरा उदाहरण CO2 प्लस एसीटोन। तीसरा उदाहरण क्या, CO2 प्लस एसीटोन। और चौथा उदाहरण CCl4 प्लस एसीटोन। चौथा उदाहरण CCl4 प्लस एसीटोन। तो ये 4 उदाहरण, 2 आपको याद रखने हैं। पहला CH3OH प्लस H2, C2H5OH प्लस H2, CO2 प्लस एसीटोन,
और CCl4 प्लस एसीटोन। अब यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए। तो सबसे पहला उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बताया था, कौन सा? क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। पहला उदाहरण क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 प्लस H2। तीसरा उदाहरण आप ले सकते हैं ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म। और चौथा उदाहरण आप ले सकते हैं HCl प्लस H2। तो ये था आपका धनात्मक विचलन तथा ऋणात्मक विचलन में अंतर। तो 5 पॉइंट आपको यहाँ पर मैंने बताया है। सबसे पहला, यहाँ पर P प्रेक्षित अधिक होगा, यहाँ पर P सैद्धांतिक अधिक होगा। यहाँ पर AA और BB के बीच में लगने वाला आकर्षण बल AB की तुलना में अधिक होगा। यहाँ पर AA और BB के बीच में लगने वाला आकर्षण बल A की तुलना में कम होगा। यहाँ डेल V आयतन में कमी, आयतन में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर क्या होगी? डेल V आयतन में कमी होगी। यहाँ पर एंथैल्पी धनात्मक होगी, यहाँ पर एंथैल्पी ऋणात्मक होगी। यहाँ उदाहरण CH3OH प्लस H2, मेथनॉल प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर, CO2 प्लस एसीटोन, CCl4 प्लस एसीटोन। यहाँ उदाहरण क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, HNO3 प्लस H2, ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म, HCl प्लस H2। तो ये था आपका अनादर्श विलयन, जिसमें हमने दो बात करी, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं वो है हमारा स्थिर क्वांतिक मिश्रण। अगला टॉपिक है स्थिर क्वांतिक मिश्रण। ध्यान से सुनिए। स्थिर क्वांतिक मिश्रण। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जान लें कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर लास्ट ईयर मेन एग्जाम और सप्लीमेंट्री एग्जाम दोनों में इसका प्रश्न पूछा हुआ सीधा आता है। स्थिर क्वांतिक मिश्रण से आप क्या समझते हैं बताइए। स्थिर का मतलब होता है समान और क्वांतिक का मतलब होता है क्वथनांक। मतलब एक ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक क्या हो? समान हो। एक ऐसा क्वथनांक जिसका मिश्रण क्या हो? समान हो। अब इसकी परिभाषा बनाना मैं आपको सिखा दूंगा, आप पॉइंट बाय पॉइंट से चलेंगे। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि स्थिर क्वांतिक मिश्रण क्या है। तो स्थिर क्वांतिक मिश्रण एक बाइनरी विलयन है। स्थिर क्वांतिक मिश्रण क्या है? बाइनरी विलयन। अब बहुत से दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर बाइनरी विलयन क्या है। तो इसके बारे में मैं फर्स्ट वीडियो में अच्छे से बता चुका हूं। अगर नहीं पता है आप पहला वीडियो खोलिए, देखिए, वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूं, वह विलयन जिसमें एक विलय, वह विलयन जिसमें एक ही विलय और एक ही विलायक हो, वह विलयन जिसमें एक ही विलय और एक ही विलायक हो, उससे हम क्या कहते हैं? बाइनरी विलयन। मतलब यदि आपका विलय या विलायक एक या एक से अधिक हो गया तो वो कभी भी आपका स्थिर क्वांतिक मिश्रण नहीं बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला बाइनरी विलयन होना चाहिए। दूसरा क्या कि इनकी रचना क्या होनी चाहिए? निश्चित रचना होनी चाहिए। इसकी रचना क्या होनी चाहिए? निश्चित रचना, एक फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मर्जी से कुछ भी एक दो विलयन ले लिया, उनको मिला दिया और स्थिर क्वांतिक मिश्रण बन गया। नहीं, मतलब फिक्स होना चाहिए कि आपको कितना ये विलय लेना है, कितना विलायक लेना है, तो ही वो स्थिर क्वांतिक मिश्रण होगा। तो एक निश्चित रचना के आधार पर जब आप उनको मिलाओगे तो उनको क्या कहोगे? स्थिर क्वांतिक मिश्रण। और दूसरा ये क्या करेगा? तो ये क्या करेगा? निश्चित ताप पर वाष्पित हो जाएगा। निश्चित ताप पर वाष्पित हो जाएगा। उदाहरण के लिए अब लेते हैं अपन कि मान लीजिए आपने एक विलायक लिया है A, एक विलय लिया है B। इसका गलनांक क्वथनांक है आपका 350 केल्विन और इसका क्वथनांक है मान लीजिए 393 केल्विन। इन दोनों को मिलाकर आपने क्या किया? एक निश्चित कंपोजिशन में, मान लीजिए ये 90% लिया आपने और ये ले लिया 10%। इन दोनों को मिलाकर एक विलयन तैयार कर लिया और वो विलयन बना दिया आपने AB। ठीक, 90% A और 10% B। इन दोनों का क्वथनांक क्या है? अलग अलग, लेकिन एक निश्चित रचना है, बाइनरी विलयन है। मतलब ये दोनों यहाँ पर आने के बाद क्या बन गए? स्थिर क्वथनांक। और निश्चित ताप पर वाष्पित मतलब दोनों के क्वथनांक अलग अलग है। फिर भी मान लीजिए ये दोनों यहाँ पर आने के बाद मैं कोई भी निश्चित नहीं ले रहा हूँ, फिक्स मान लीजिए 360 केल्विन। तो 360, इसका 350 है, फिर भी 360 पर वाष्पित होगा।
इसका 393 है, फिर भी ये 360 पर, मतलब दोनों के वाष्प दाब अलग अलग करने के बावजूद भी यहाँ आने के बाद वो दोनों एक ही ताप पर वाष्पित होना अगर स्टार्ट हो जाए तो वो कहलाएगा आपका स्थिर क्वांटम मिश्रण। क्या कहलाएगा? स्थिर क्वांटम मिश्रण। अब आप इसकी परिभाषा बना सकते हो। स्थिर क्वांटम मिश्रण किसे कहते हैं? बाइनरी विलयन का वह मिश्रण जिसकी रचना निश्चित हो तथा वह निश्चित ताप पर अगर वाष्पित हो जाए तो उसे हम स्थिर क्वांटम मिश्रण कहते हैं। तो ये बात होगी। तीसरा, स्थिर क्वांटम मिश्रण की कमी है। कमी क्या है कि इसके अंदर जो मिश्रण है उसका हम आंशिक आसवन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आंशिक आसवन। आंशिक आसवन का मतलब हमने पढ़ा है आंशिक आसवन विधि कि मान लीजिए 2 विलयन है आपके पास जिनके क्वथनांक अलग अलग है, तो आप इनका आंशिक आसवन विधि से क्वथनांक कर सकते हो। कैसे? कि मान लीजिए जिसका तापमान कम है वो तो कम तापमान पर वाष्पित होकर एक अलग दूसरे पात्र में आ जाएगा, और जिसका तापमान अधिक है वो वहीं रह जाएगा। तो इससे आप 2 मिश्रण को अलग कर सकते थे। तो ये था आपका आंशिक आसवन। तो इसका आंशिक आसवन नहीं होगा, स्थिर क्वांटम मिश्रण का आंशिक क्वथनांक नहीं होगा। और कोई पूछे कि इसका आंशिक क्वथनांक क्यों नहीं होगा, तो आप बता दें कि XA और YA दोनों बराबर हो जाएंगे और XB और YB दोनों बराबर। अब XA और YA क्या? तो X किसके लिए होता है? मोल अंश के लिए। तो मतलब ये कि एक के मोल अंश द्रव अवस्था में और एक के ही मोल अंश वाष्प अवस्था में, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए हम इसका आंशिक आसवन नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से B के मोल अंश द्रव अवस्था में और B के मोल अंश वाष्प अवस्था में, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, अतः हम इनका आंशिक आसवन नहीं कर पाएंगे। तो अगला पॉइंट था हमारा कि हम इनका आंशिक आसवन नहीं कर पाएंगे। तो ये स्थिर क्वांटम मिश्रण की परिभाषा और कुछ पॉइंट जो हमें समझने थे। क्या? कि यह बाइनरी विलयन है जिसमें एक विलय होगा, रचना निश्चित होगी, स्थिर तापमान पर ये क्या हो जाएगा? वाष्पीय हो जाएगा और आंशिक आसवन नहीं होगा। इसके मोल अंश द्रव तथा वाष्प में समान होंगे। अगला टॉपिक आ रहा है कि स्थिर क्वांटम मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। स्थिर क्वांटम मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहला हम पढ़ेंगे निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। सबसे पहला कौन सा? निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। सबसे पहला आ रहा है निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। ध्यान से समझिए, ठीक है। निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण किसे कहते हैं? निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण, तो निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण हम कहते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन को हम क्या कहते हैं? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन को हम कहते हैं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। क्या कहते हैं? निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। अब धनात्मक विचलन वाला कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए। धनात्मक विचलन का एक उदाहरण हमने पढ़ा था, क्या? C2H5OH प्लस H2। क्या लिया था? C2H5 प्लस H2। अब मुझे इसका स्थिर क्वथनांकी मिश्रण बनाने के लिए इसकी रचना निश्चित करनी होगी। तो मान लीजिए मैंने ले लिया 90% एल्कोहल। क्या ले लिया? 90% एल्कोहल और 10% क्या ले लिया मैंने? H2O। 90% एल्कोहल और 10% H2O। अब निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण क्या है उसको अपन समझेंगे, पूरा ध्यान यहाँ रखेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ, किसका? धनात्मक मिश्रण का। यहाँ पर मेरा क्या था? P0A। यहाँ पर मेरा क्या था? P0B। यहाँ पर ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। अब देखिए यहाँ पर मैं अब मोल अंश इनके लिए लेता हूँ, इसके HC2H5OH। ये कितना होगा? 1। तो यहाँ पर XH2O कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर XC2H5OH कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर XH2O क्या हो जाएगा? 1। अब ध्यान से समझिए, ये तो किसके लिए है? आदर्श विलयन के लिए। मुझे इसको क्या बनाना है? धनात्मक विचलन वाला ऋणात्मक। तो ये धनात्मक विचलन होगा, ये ऋणात्मक, सॉरी इसमें भी धनात्मक विचलन और इसमें भी धनात्मक विचलन। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसका स्थिर क्वांटम मिश्रण बनाने के लिए मुझे रचना निश्चित करनी है। तो निश्चित रचना के लिए मुझे 10% क्या मिलाना है? वाटर। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉइंट पर देखना, इस पॉइंट पर सिर्फ क्या है? एल्कोहल है और यहाँ पर क्या है? वाटर 0। तो मुझे किस पॉइंट पर 90% वाटर और 10% 90% एल्कोहल और 10% वाटर मिलेगा? तो मैं यहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा मिलाना स्टार्ट करूंगा। कब तक? जब तक 10% वाटर ऐड नहीं हो जाए। तो ये पॉइंट है जहां पर मैंने क्या जोड़ दिया? 10% वाटर। 10% पानी मिल चुका है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर क्या मिलेगा मुझे? 10% वाटर और 90% एल्कोहल। ये मेरा क्या कहलाएगा? स्थिर क्वांटम मिश्रण।
तो इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या मिल गया, ये पीक चोटी मिल गई किसकी, धनात्मक विचलन की चोटी, टॉप पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो मेरा क्या कहलाएगा, वाष्पदाब, ये मेरा क्या कहलाएगा, विलयन का वाष्पदाब जो सर्वाधिक होगा। अब मुझे क्या कहा गया है, इसका पतनांक क्या होगा, पतनांक निकालने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक और ग्राफ बनाना पड़ेगा नीचे की ओर, ठीक है। यहाँ मैं ले रहा हूँ मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्या, ताप, ठीक है। यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ, ताप, और यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन। तो देखिए इस वाले पॉइंट पर आपको सिंपल से क्या मिल रहा है, एल्कोहल। तो एल्कोहल का तापमान मैं कुछ मान लेता हूँ 350 केल्विन, कितना मान लेता हूँ, 350 केल्विन। अब देखिए दूसरा मैं ले लेता हूँ, इस तरफ क्या है, वाटर। तो वाटर का पतनांक कितना होता है, 373 केल्विन। तो ये डॉट में थोड़ा सा ऊपर लूंगा, ये 350 केल्विन, ये 373 केल्विन। अब थोड़ा सा समझना, पहले इस ग्राफ को समझेंगे फिर इस ग्राफ को बताएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाष्पदाब बढ़ रही, तापमान के साथ वाष्पदाब बढ़ रही है, और वाष्पदाब बढ़ती है तो आपको पता होना चाहिए कि पतनांक क्या होता है, कम होता है। आप फैक्टर पढ़े, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि अगर वाष्पदाब अधिक है, देखिए ना ताप के समय में देखिए जैसे जैसे ताप बढ़ाया आपने, इस तरफ आए, जैसे जैसे क्या हुआ, वाष्पदाब बढ़ी, यहाँ से इधर आए तो आपको क्या मिल, यहाँ थे तो वाष्पदाब ये थी, यहाँ आए वाष्पदाब ये थी, यहाँ आए वाष्पदाब ये थी, यहाँ आए वाष्पदाब ये थी। तो मुझे बताइए कि इतने तक आते हुए आपको क्या हुई, वाष्पदाब कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, और वाष्पदाब बढ़ रही है तो संबंध क्या आता है, तो मतलब ये कि इस स्थिर क्वांटम मिश्रण का पतनांक कम है, स्थिर क्वांटम मिश्रण का पतनांक क्या है, कम। तो ये लाइन आपकी कुछ यूं होकर जाएगी, तो जब ये यूं होकर जाएगी तो ये आपका क्या गया, पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, इन दोनों के लिए क्या बन गया, ये इसका पतनांक क्या बन गया, पतनांक जो क्या गया, कम है, इन दोनों से कम होगा। देखो इसका 350 था, इससे भी कम है, इसका 373 था, इनसे भी कम है। तो क्योंकि ये जो स्थिर क्वांटम मिश्रण बना उसका पतनांक इन दोनों से कम है, इसलिए हम इसको कहते हैं निम्नतम पतनांक मिश्रण। क्या कहते हैं, निम्नतम। एक बार मैं इसको वापस बता रहा हूँ, समझना। ये वाला ग्राफ ये तो सीधा था, हमने क्या किया, सिर्फ एल्कोहल उसका पतनांक 350, सिर्फ वाटर उसका पतनांक 373, ये नीचे है ये ऊपर है। अब आपको ये कहा गया कि इस पॉइंट पर पतनांक क्या होगा, तो पहले इसका संबंध देखिए। इसका संबंध जैसे 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 आपने ताप बढ़ाया, मतलब मोल अंश बढ़ाए, वैसे वैसे क्या हो रही है, वाष्पदाब बढ़ी। तो यहाँ पर वाष्पदाब बढ़ रही है, तो वाष्पदाब का ताप के साथ क्या संबंध होता है, ताप बढ़ाने पर वाष्पदाब बढ़ेगी, मतलब पतनांक क्या होगा, कम है। तो पतनांक कम है तो इसका ग्राफ आपका कुछ नीचे से होकर जाएगा, नीचे की ओर, और इसका ग्राफ जब नीचे की ओर जाएगा तो इस पॉइंट को नीचे की ओर मिला है, तो ये पॉइंट आपका क्या आ गया, पतनांक। और आपने देखा क्या कि ये 350 जो किसका है, एल्कोहल का, ये पॉइंट एल्कोहल से भी कम है, और ये पॉइंट वाटर से भी कम है। मतलब आपका जो स्थिर क्वांटम मिश्रण बना उसका पतनांक एल्कोहल और जल के पतनांक से भी कम होगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं निम्नतम पतनांक की मिश्रण। तो ये था आपका पहला स्थिर क्वांटम मिश्रण जिसका नाम था निम्नतम पतनांक मिश्रण। अब हम दूसरा लेंगे, इसमें दूसरा उदाहरण क्या आप ले सकते हो, मेथेनॉल प्लस क्लोरेटॉन। तो दूसरा उदाहरण मैं लेने जा रहा हूँ वो है उच्चतम पतनांक की मिश्रण। अगला कौन सा लेने जा रहा हूं मैं, उच्चतम पतनांक की मिश्रण। अगला टॉपिक है हमारा उच्चतम तो देखो निम्नतम पतनांक की मिश्रण किसको कहा था हमने, वे विलयन जिनमें क्या था, और धनात्मक विचलन था। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन को हम क्या कहेंगे, उच्चतम पतनांक। अब ऋणात्मक का एक उदाहरण ले लो कोई भी, मैं यहाँ पर उदाहरण ले रहा हूँ HNO3 प्लस H2O। इसका कंपोजिशन हमने फिक्स कर दिया 70% 30%। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ऋणात्मक विचलन का ग्राफ, ये आपका सबसे पहला क्या आ गया, P0A, ये आपका क्या आ गया, P0B, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, P टोटल। इसका ग्राफ भी नीचे से होकर जाएगा, इसका ग्राफ भी नीचे से होकर जाएगा, इसका ग्राफ भी नीचे से होकर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सबसे पहला क्या गया, XHNO3 = 1, तो XH2 यहाँ क्या हो गया 0, XHNO3 यहाँ पर क्या हो गया 0, तो XH2 यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब ये पता होना चाहिए
इन दोनों की टोटल 1 होती है। अब ये 1 है तो ये 0 ही होगा ऑब्वियसली, और ये 0 तो ये 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा कुछ ये सब मैं पहले समझा चुका हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, अब देखो अब क्या होगा। अब यहाँ पर आपको बात करनी है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका क्या है, सिर्फ HNO3, अभी तक इसमें वाटर है ही नहीं, और आपको कंपोजिशन 70-30 करना है, और यहाँ पर आते हुए आपको सिर्फ वाटर मिल रहा है। तो आपने यहाँ क्या धीरे 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 वाटर ऐड करना स्टार्ट किया। मान लीजिए ये पॉइंट ऐसा है यहाँ पर आपका 70% HNO3 हो गया और 30% वाटर आप ऐड कर चुके हो। तो इस पॉइंट पर आपका वाष्प दाब कितना है, ये वाला वाष्प दाब। इस पॉइंट पर आपका वाष्प दाब क्या है, ये वाला वाष्प दाब। तो ये पॉइंट मिल गया। अब आपको इसका क्वथनांक चेक करना है, तो वापस नीचे की ओर अपन एक ग्राफ बनाएंगे x और t। तो मान लीजिए HNO3 का क्वथनांक कितना है, कुछ भी XYZ आप मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये मान लिया, ये आपका क्वथनांक आ गया जिसका H2 होगा। अब दूसरी चीज होगा, दूसरा पॉइंट आपको क्या पता पड़ी कि यहाँ पर देखो जैसे जैसे आपने वाटर को ऐड करना स्टार्ट किया, यहाँ पहले वाष्प दाब अधिक थी, वाष्प दाब धीरे धीरे कम हो रही है। वाष्प दाब क्या हो रही है, धीरे धीरे कम, और वाष्प दाब कम हो रही है तो वाष्प दाब का संबंध ताप से क्या है, अगर वाष्प दाब कम हो रही है मतलब उसका क्वथनांक अधिक है, वाष्प दाब कम है मतलब क्वथनांक अधिक है। तो ये वाला ग्राफ आपका कुछ यूं होकर जाएगा। ठीक है, तो यूं होकर जाएगा। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को नीचे की ओर मिलाइए, तो ये आ गया आपका क्या, स्थिर क्वांतीय मिश्रण का क्वथनांक। और देखिए ये इससे भी ज्यादा है और ये इससे भी ज्यादा है, मतलब ये कि ये दोनों है, ये जो मिश्रण का क्वथनांक है वो HNO3 और H2 दोनों से अधिक आ रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। क्या कहते हैं, उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। इसका उदाहरण मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये था आपका टॉपिक स्थिर क्वांतीय मिश्रण, जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले कह रखा है, ये पहले पूछा हुआ है, उदाहरण आपको आने चाहिए, उच्चतम क्वथनांकी क्या है, निम्नतम क्वथनांकी क्या है। ये एक पैराग्राफ आपकी बुक में छोटा सा दे रखा है, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। एक तरीके से देखा जाए तो अणुसंख्यक गुणधर्म इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्यों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी यहाँ से आते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपका टॉपिक आ रहा है अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या आ रहा है, अणुसंख्यक गुणधर्म। किसे कहते हैं हम अणुसंख्यक गुणधर्म, तो अणुसंख्यक गुणधर्म हम किसे कहते हैं, तो समझना कि वे गुणधर्म जो केवल विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। मतलब ये कि विलयन के वे गुणधर्म जो किस पर निर्भर करते हैं, विलयन की मात्रा पर निर्भर करते हैं, और विलेय की प्रकृति इस पर निर्भर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विलेय की प्रकृति व संगठन, मतलब विलेय का संगठन क्या है, विलेय की प्रकृति क्या है, उससे अणुसंख्यक गुणधर्म कोई भी प्रभावित नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहेंगे, वे गुणधर्म जो केवल विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं तथा जिनका विलेय की प्रकृति व उसके संगठन से कोई संबंध ना हो। विलेय की प्रकृति कैसी है, उसका संगठन कैसा है, इससे इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये केवल किस पर निर्भर करते हैं, विलेय की मात्रा। उनको हम क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। बोर्ड एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, अणुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं बताइए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ इस चैप्टर में अणुसंख्यक गुणधर्म समझ में आ गया होगा, जो सिर्फ और सिर्फ विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति और उसके संगठन। लेकिन याद रखना, यहाँ पर सिर्फ विलेय बोल रहा हूं मैं, विलायक की प्रकृति जो है वो इसको जरूर चेंज कर सकती है, लेकिन हमें सिर्फ विलेय की बात करनी है। तो हमें कुल 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने हैं। कितने प्रकार के पढ़ने हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, सबसे पहला गुणधर्म आपका आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हम राउले के नियम के सेकंड केस में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा जो आपका आ रहा है वो है क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। अवनमन उन्नयन दोनों एक दूसरे के विलोम है। अवनमन का मतलब कमी, उन्नयन का मतलब बढ़ोतरी। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, और दूसरा है गलनांक में अवनमन। तीसरा है गलनांक में अवनमन, गलनांक में अवनमन।
ठीक है। और चौथा आपका आ रहा है परासरण दाब। चौथा आपका क्या आ रहा है? परासरण दाब। तो ये कुल 4 प्रकार की आपको पढ़नी है। कौन कौन सी? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, गलनांक में अवनमन और परासरण दाब। तो इन 4 प्रकार की अणुसंकेत गुणधर्मों को हम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक काफी है। अब आप इसको अच्छे से वापस देख सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने देखा सबसे पहले तो राउले के नियम का केस सेकेंड, उसके बाद हमने पढ़ा था आदर्श विलयन। आदर्श विलयन के अंदर 5 पॉइंट पढ़े, आदर्श विलयन का ग्राफ देखा। फिर हमने पढ़ा था अनादर्श विलयन, जिसको हमने 2 भाग में बांटा था, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। उसके हमने पॉइंट पढ़े, उन दोनों के हमने ग्राफ बनाए, उनके उदाहरण देखे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हमारा स्थिर क्वांटम मिश्रण क्या होता है, स्थिर क्वांटम मिश्रण क्या उसके पैरामीटर्स हैं, वो हमने पढ़े। स्थिर क्वांटम मिश्रण को हमने 2 भाग में बांटा, निम्नतम स्थिर क्वांटम मिश्रण, उच्चतम स्थिर क्वांटम मिश्रण, इसको हमने पढ़ा। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था आपका अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म जो केवल और केवल विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति और संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। 4 हमने अणुसंख्यक गुणधर्मों की बात करी। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, गलनांक में अवनमन एवं परासरण दाब। अगला लेक्चर जो हम लेकर आएंगे वो होगा अणुसंख्यक गुणधर्मों के संबंध में। ये वीडियो आप अच्छे से देखते रहें। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखें, वीडियो को लाइक करें। 1000 सब्सक्राइबर से हम कुछ ही कदम दूर हैं। सभी अपना प्रयास दिखाएं तो बहुत जल्द हम हमारे 1000 सब्सक्राइबर को पूरा कर चुके होंगे। तो हम लाइव क्लास ले सकते हैं। मैं आपसे सीधा पूछ सकता हूँ क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, क्या आ रही है, तो मैं तुरंत यहाँ पर आपको वो चीज वापस बता सकता हूँ। आपको ध्यान होना चाहिए कि ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तक इनको पहुंचाएं ताकि वो अभी इस लॉकडाउन के माहौल में घर बैठे इसकी पढ़ाई कर सके। दूसरा, मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। यदि आपको नोट्स की जरूरत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको वहां से नोट्स अवेलेबल हो सकते हैं। साथ ही आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है कमेंट सेक्शन में लिखें। इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे जिसमें अणुसंख्यक गुणधर्म और वोल्टेज गुणांक हमारा टॉपिक बचा है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं आप सबसे डाउट्स मांगूंगा, जो भी आपके डाउट्स है वो आप मुझे भेजें, तो मैं आपका डाउट्स को लेकर एक और वीडियो बनाऊंगा। और डाउट सारे क्लियर हो जाने के बाद ही मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स तक नहीं आएंगे, इसलिए ध्यान रहे जब तक इस चैप्टर की हर एक चीज अगर हमारी क्लियर नहीं होगी तब तक हम न्यूमेरिकल्स को नहीं करेंगे। इसलिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।